हेलो गाइस, वेलकम टू आइज अरबार। वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर डिस्कशन। तो कितने लोगों ने मुझे ज्वाइन कर लिया है लाइव क्लास में? कितने लोग आ चुके हैं प्लीज कमेंट करके बताइए। और डेली आइज अरबार के ही यूट्यूब चैनल पर डिस्कशन होता है, तो प्लीज विदाउट एनी लिंक आप लोग डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब पर। ठीक है, तो आज एपिसोड 20 वी आर गोइंग टू डिस्कस और 29 अगस्त है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, काफ़ी अच्छे न्यूज़ है आज एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमी के टर्म्स से। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। ठीक है, तो अभी कितने लोग आ गए हैं? जयंती, हाय जयंती, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या सभी लोगों को आवाज़ मेरी क्लियर है? आवाज़ आ रही है सभी लोगों को? तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़। फर्स्ट न्यूज़ जो हम डिस्कस करने वाले हैं, इट इज़ रिलेटेड टू पॉलिटी, जीएस पेपर 2, राइट? जीएस पेपर 2 से एसोसिएटेड है। हेलो कुशाल, गुड मॉर्निंग। राजन, गुड मॉर्निंग। अंकुश, राहुल, सभी लोग आ गए हैं, वेरी नाइस। तो अपना नोटबुक निकाल लीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको आप लोग लिखना भी शुरू करेंगे। जैसे ये वाला न्यूज़ है, ये आप इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपको मिलेंगी जिसको आप लिख सकते हैं। गवर्नमेंट एंड पॉलिसीज, ये पॉलिटी जीएस पेपर 2 में आपका आ जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया जाता है। बेंच मतलब ऐसा एक समूह, ऐसी एक कमेटी जिसमें कि 5 लोग, 7 लोग, 12 लोग इस तरीके से होते हैं। ठीक है ना? तो अभी जो 49 सीजेआई चुन करके आए हैं, जिनका नाम मैंने आपको बताया था पहले, उदय उमेश ललित जी, ये आपके 49th सीजेआई हैं, बने हैं। और इन्होंने ही कुछ और बदलाव करने की कोशिश की। जब भी कोई सीजेआई नए चुन करके आते हैं तो वो कुछ नए कानूनों को लेकर के आना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे इनका जो अभी नया प्रपोजल आया है, दैट इज कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो होगा वो पूरे साल बना रहेगा, ऐसा इन्होंने कहा है। तो इन्होंने आश्वासन दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय में वर्ष भर में एक कम से कम संविधान पीठ कार्य करेगी, मतलब वो वर्किंग रहेगी पूरे साल। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या होता है, संवैधानिक पीठ क्या होता है, क्या कार्य होता है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होता है। याद रखिएगा, जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला आता है, जब भी कोई ये अपना फैसला सुनाती है किसी भी टॉपिक पर, तो वो मान्य होता है। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इज अ बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैविंग 5 और मोर जजेस ऑन इट। तो ये वाला फैक्ट थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव है, इसको भी दिमाग में रखेंगे कि यहाँ पे 5 और मोर का जरूर ध्यान रखिएगा। 5 लोगों से कम अगर जज हैं एक टीम में, तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगा? नहीं होगा। अच्छा, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, जो संविधान पीठ बनाए जाएंगे, वो किससे संबंधित होंगे? जाहिर तौर पर जो भी ऐसे मान लीजिए लॉज वगैरह हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हैं, या आप ऐसे बदलाव कर रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर पे इम्पैक्ट डालेगा, ऐसी चीज़ों का यहाँ पे मशवरा होता है। ठीक है ना? सो दीज बेंच आर नॉट अ रूटीन फिनोमिना। ऐसा नहीं कि ये रेगुलर है, ये कभी कभी बनाया जाता है, मेजर केस को डील करने में इसको बनाया जाता है। ठीक है ना? तो ये जो भी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई, इसको दिमाग में रखना है आपको। अब देखिए, जब आप पॉलिटिकल टर्म्स में बात करेंगे, अब आपको अगर आंसर राइटिंग करना है और वहां पे आप अपने आंसर को और अच्छा दबाव देना चाह रहे हैं, आंसर को और अच्छा बनाना चाह रहे हैं, तो आपको कुछ फैक्ट का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फैक्ट क्या है कि ये कहाँ पर डील होता है? आर्टिकल 145(3). ठीक है, जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं वो कहाँ पर डील होते हैं? आर्टिकल 145(3). इसमें क्या कहा गया है? द मिनिमम नंबर ऑफ जजेस हु आर टू सिट फॉर द पर्पस ऑफ डिसाइडिंग एनी केस इन्वॉल्विंग substantial question of law as to interpretation of the constitution or for the purpose of hearing any reference under 143 article। इसमें आप देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जो भी लोग हिंदी माध्यम के हैं, इंग्लिश माध्यम के हैं, वो इतना बड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है, बट आपको ये समझना है कि अनुच्छेद 145 में क्या कहा गया, या अनुच्छेद 145 जो है वो किससे संबंधित है? तो वो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, उच्चतम न्यायालय से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद इसमें क्या कहा गया है कि ऐसे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न से जुड़े मामले होते हैं, जो संविधान के कार्य में वो देते हैं, दखल अंदाजी करते हैं, उनको इसमें डील किया जाता है 145वें आर्टिकल में। ठीक है, तो इतना क्लियर रहेगा, याद रहेगा सबको। गुड मॉर्निंग आनंद। तो आइए अगला न्यूज देखते हैं। अच्छा, इसमें एक और आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, 143 क्या बोलता है।
इसमें राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत कानून के तहत सर्वोच्च न्यायालय की सलाह मांगता है। जब भी कोई डिस्कशन और डिबेट होने लग जाए, कोई भी क्वेश्चन को एड्रेस करने की बात आ जाए, कोई भी ऐसा सवाल आ जाए जिसको कि अब आसानी से सुलझाया नहीं जा रहा है, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट से जो राष्ट्रपति है वो सलाह मांगता है कि ऐसे ऐसे लॉ पर क्या विचार है आपका, आप क्या सोचते हैं इस पर। ठीक है, अब यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के पास ये शक्ति है कि वो ऐसे क्वेश्चंस को डील करे, उसका आंसर बताए। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखना है, सुप्रीम कोर्ट अपॉन रेफरेंस एडवाइसेस ऑफ द प्रेसिडेंट by answering the query, however such referral advice by the apex court is not binding on the president। देखिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 143 के तहत किसी क्वेश्चन पर सलाह मांगा है, किसने? राष्ट्रपति ने। किससे मांगा है? सुप्रीम कोर्ट से। और सुप्रीम कोर्ट का जो भी सलाह वहां पर आता है तो क्या वो बाध्यकारी होगा राष्ट्रपति पर? राष्ट्रपति को उसको मानना ही पड़ेगा? तो बिल्कुल नहीं। 143 के तहत ये जो भी सलाह आएगी वो इस पर बाध्यकारी या फिर बाइंडिंग, इंग्लिश में याद रखें, नहीं है। ओके, क्या सभी को समझ में आ रहा है? इसमें कहीं कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है किसी का? अब देखिए आपको क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना है। क्योंकि हम लोग बात सुप्रीम कोर्ट की कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसको देखिए, पढ़िए, आपके सामने क्वेश्चन है, 2021 में पूछा भी गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, प्लीज रीड इट एंड आंसर इट। कमेंट में इसका आंसर बताइए। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? फर्स्ट स्टेटमेंट है कि एनी रिटायर्ड जज, कोई भी रिटायर्ड जज, कहाँ के? सुप्रीम कोर्ट के, ऑफ इंडिया कैन बी कॉल्ड बैक टू सिट एंड एक्ट एज अ सुप्रीम कोर्ट जज बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो रिटायर हो गए हैं, उनको दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में लाना है किसी शॉर्ट पीरियड के लिए, जो चीफ जस्टिस हैं वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जज वापस आए, क्योंकि कई बार क्या होता है, काम का बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो क्या वहाँ पे प्रेसिडेंट का प्रायर परमिशन लेना होगा, प्रेसिडेंट से पूछना होगा। और दूसरा स्टेटमेंट है कि अ हाई कोर्ट इन इंडिया हैज़ द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज अ सुप्रीम कोर्ट डज। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को रिव्यू कर सकती है, क्या भारत में हाई कोर्ट भी ऐसा कर सकता है? आंसर बताइए। बहुत देर से मैंने क्वेश्चन दिया हुआ स्क्रीन पर, आपको दिख रहा होगा। आंसर कीजिए इसका। हिंदी मीडियम के लोग, इंग्लिश मीडियम के जो भी हैं, केवल एक, केवल दो, दोनों ही है या ना एक ना दो? आंसर बताइए जल्दी से इसका। ABCD में क्या होना चाहिए आपके हिसाब से आंसर? तो आंसर है इसका C। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए डिटेल में लिखा हुआ है। अगर आपको जानना है कि कैसे होगा इसका आंसर C, तो हाई कोर्ट का जो मामला दिया हुआ है वो आर्टिकल 226 में दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 137 में दिया हुआ है, जहां पे पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट है। ठीक है, डिसीजन को, जजमेंट फिर से रिव्यू करने का जो फैसला है वो आर्टिकल 137 में है किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास, और 226 में है हाई कोर्ट के पास। इसको याद रखिए। ठीक है, बिल्कुल सभी लोगों का आंसर सही है। फरमान एक बार C लिखेंगे तो मैं देख लूंगी। धीरज ने भी C कहा है, वेरी नाइस। ठीक है, तो आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है जिन्होंने भी C बोला। अब देखिए आपको ये इसका लॉजिक भी पता होना चाहिए। जिनको ये नहीं पता कि क्यों होगा, वो आर्टिकल नंबर्स ये भी याद रखेंगे। ठीक है ना, हाई कोर्ट का क्या था? आर्टिकल 226। ठीक है, नेट जीरो एमिशन टारगेट। नेट जीरो एमिशन मैंने कई बार डिस्कस किया है अभी इन दौरान, जब से अभी कम से कम 20 लेक्चर हम लोग कर चुके हैं जब ये नया सेशन स्टार्ट हुआ है करंट अफेयर्स का। तो मुझे लगता है कि बहुत बार नेट जीरो के बारे में हमने बात की है, राइट। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है। अच्छा, आप लोग को क्या लगता है नेट जीरो एमिशन का मतलब क्या होता होगा? क्या इसका मतलब ऐसा होता है कि भारत में कार्बन का एमिशन ही नहीं होगा? नेट जीरो एमिशन का मतलब आपको लगता है कि यहाँ पे पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए पूरे विश्व में कार्बन एमिट होगा ही नहीं, एकदम जीरो हो जाएगा? क्या इसका मतलब ये है? तो जिसको भी ऐसा लगता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ओके, नेट जीरो एमिशन का मतलब ये होता है कि आप जितना ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, मान लीजिए जितना ज्यादा कार्बन एमिशन कर रहे हैं, उत्सर्जन कर रहे हैं,
उतना ही आप कार्बन को कम करने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि आपने बहुत सारे पेड़ पौधे लगा दिए तो कार्बन सिंक हो गया, कार्बन को एब्जॉर्ब कर लिया गया। आपने रीन्यूएबल एनर्जी को अपना लिया तो कार्बन एमिशन कम होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जितना प्रोड्यूस करेंगे उतना ही उसको खत्म भी कर देंगे, तो कुल मिलाकर के जीरो हो जाएगा और फिर एनवायरनमेंट में नहीं जाएगा और पोल्यूशन नहीं फैलाएगा। समझ गए? नेट जीरो एमिशन का मतलब ये होता है। भाई यहाँ पे देखते हैं क्या है। भारत ने काफी बड़ा फैसला किया है कि नेट जीरो एमिशन को जल्दी से जल्दी अचीव करेंगे 2070 तक। इसके लिए उन्होंने $10 10.1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है ये, $10.1, ठीक है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको आपको याद रखना है कि इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड बाय इंडिया वुड बी 13.5 ट्रिलियन इफ द नेट जीरो एमिशन टारगेट टू बी मेट बाय 2050। अगर 2050 तक नेट जीरो एमिशन करना है तो फिर यहाँ पे क्या करना होगा, 13.5 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट करना होगा। लेकिन अगर हम इसको 20 साल आगे बढ़ा देते हैं, 2070 में लेके जाते हैं, तो हमारा जो मॉनेटरी वैल्यू है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, 10.1 पर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए एनडीसी, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, याद रखिए नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। ये कहाँ पर आया था, किसी को याद है? एनडीसी के बारे में कुछ दिमाग में आ रहा है? 2015 में इसको लाया गया था। एनडीसी टारगेट सेट किए गए थे। एनडीसी टारगेट में देखिए ये जो लक्ष्य है इसमें इंडिया ने भी एक लक्ष्य बनाया, बहुत सारे देशों ने एक लक्ष्य बनाया 2015 में, और इंडिया ने भी अपना एक लक्ष्य बनाया कि हम अपने यहाँ पे फिक्स करते हैं, टारगेट बनाते हैं, उन टारगेट्स को अचीव करेंगे और पोल्यूशन को कम करने की कोशिश करेंगे। तो सारे ही देशों ने ये टारगेट लिया, इसको 5 साल में रिव्यू किया जाता है एनडीसी को। ठीक है। पीक एमिशन, इंडिया कुड पीक इन एमिशन एज सुन एज 2030। तो जो उत्सर्जन है कार्बन का वो पीक पर कब रहेगा? देखिए हर जगह पे डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसा तो है नहीं कि हम सारे फैक्ट्री सारी इंडस्ट्रीज को बंद कर दें। भारत भी अपने देश को आगे बढ़ाने में काम कर रहा है, डेवलपमेंट पर लेकर के जा रहा है, तो एमिशन होगा और उसमें जो पीक पर एमिशन रहेगा वो 2030 में रहेगा। 2030 के बाद इसको नीचे किया जाएगा, कम किया जाएगा लगातार। और इसमें जो एमिशन का टारगेट रखा गया है कम करने का, उसमें क्या क्या है कि इट वुड इंक्रीज एनुअल जीडीपी बाय 4.7% बाय 2036। इसमें जो जीडीपी ग्रोथ है वो भी होगा एंड क्रिएट 15 मिलियन न्यू जॉब बाय 2047। मतलब जो नेट जीरो का टारगेट है ना, उसमें ऐसा नहीं है कि लोगों को ध्यान में नहीं रखा जाएगा या फिर अच्छा एक क्वेश्चन पूछा है किसी ने, बहुत ही बड़ा सा कुछ इनका टाइटल है, नाम नहीं लिखा है। नेट एमिशन कौन से पेपर में आएगा? कई बार मैं अभी नाम ले चुकी हूँ, एनवायरमेंट, पर्यावरण। तो ऑफ कोर्स जब भी हम बात करेंगे नेट जीरो एमिशन की, किसी भी टारगेट्स की, जो एनवायरमेंट में पोल्यूशन को कम करेगा वो सीधे सीधे आपके जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट में, पर्यावरण में एसोसिएटेड होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एमिशन कम करने का टारगेट है उसको इकोनॉमिकली भी बहुत अच्छा बनाया गया है। क्या आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ, आप अपनी सोच में इन चीजों को डालिए, आप सोचना सीखिए कि जो गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है वो क्यों ले रही है, वो क्या करेगी। आप जब आंसर राइटिंग करेंगे तो आप वहां पे चीजों को लिखेंगे कि भारत में ना ही सिर्फ पर्यावरण को सुरक्षित किया जा रहा है बल्कि 15 मिलियन जॉब, नए जॉब 2047 तक सरकार क्रिएट कर लेगी, जो कि एक बहुत बड़ी बात होगी। नवीकरणीय ऊर्जा, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, उससे कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे और जो हमारा फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल था उसको कम करेंगे, इन सब को भी टारगेट में लाया गया है। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन? इतना क्लियर है? तो अब नेट जीरो टारगेट्स क्या क्या हैं? कार्बन न्यूट्रलिटी, ठीक है, न्यूट्रल कर देना। न्यूट्रल क्या होता है? प्लस माइनस कट गया तो वो न्यूट्रल हो गया, तो न्यूट्रल करना है इसको, नेट जीरो टारगेट को। एंड स्टेट इन विच अ कंट्रीज एमिशन एज कंपनसेटेड बाय एब्जॉर्प्शन एंड रिमूवल, जो मैंने आपको बताया, जितना एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा ग्रीन हाउस गैस को एमिट रिड्यूस कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, और इससे जो नेट जीरो टारगेट है वो हम अचीव कर पाएंगे। अगला गोल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 गोल्स डिसाइड किए गए हैं, 8 लक्ष्य बनाए गए हैं, जिसको अगर आप याद कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। बार बार रिवीजन कीजिएगा, एक जगह पर लिख लीजिएगा तो आपको याद रहेगा। 8 गोल्स क्या है ये 8 गोल्स? तो हेल्दी एंड सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग,
आपका जो लाइफ स्टाइल होगा, ठीक है, लाइफ का फुल फॉर्म है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। एक तो आपकी लाइफ स्टाइल है आपके लिए, आप बहुत अमीर हैं, आप 4 एसी लगा के रखे हैं अपने घर में, क्या लगता है आपको एसी से एनवायरमेंट पोल्यूशन नहीं होता है? बहुत पोल्यूशन होता है। तो आपने एसी लगा रखा है, आपने सारी जो भी इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करने वाली इक्विपमेंट्स हैं वो लगा रखे हैं, एडवांस है आपका पूरा घर। तो क्या आपने अपना लाइफस्टाइल अपने अकॉर्डिंगली बना रखा है, या फिर आपने अपना लाइफस्टाइल एनवायरनमेंट को देखते हुए भी बना रखा है? जैसे आप बहुत रिच हैं तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज कीजिए, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदिए। तो यहाँ पे इन चीजों का जो ध्यान रख करके एक लाइफस्टाइल अपनाया जाएगा उसी को लाइफ बोला गया है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, की हेल्दी एंड सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग, है ना। जो आपका वे ऑफ लिविंग होगा, जो आपका रहने का तरीका होगा, वो पर्यावरण को अपने दिमाग में रखते हुए होगा। हिंदी मीडियम के लोग कोई दिक्कत तो नहीं हो रही थी कि सारा कुछ लिखा हुआ है। ये सारा काम क्यों हो रहा है? सारा काम इसलिए हो रहा है ताकि जलवायु परिवर्तन से निपटा जा सके। जलवायु परिवर्तन में क्या हो रहा है? अभी मैं बार बार जो शब्द यूज कर रही हूँ, इसमें क्या हो रहा है, क्या हो सकता है इसमें? देखिए, इसमें बहुत कुछ हो सकता है। सबसे पहले तो आपको बताऊं कि जो ओशंस में आप देखते हैं, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, इन सब जगह पे छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज हैं, मालदीव, है ना, छोटे छोटे कंट्रीज हैं। ये सारी कंट्रीज जो हैं वो क्या होंगे, जब पानी का स्तर बढ़ेगा, जब ओशन का लेवल बढ़ेगा, आप मान लीजिए ये गहराई है पानी की, ठीक है, यहाँ पे ये कंट्री है, आइलैंड कंट्रीज है। अब ये जो गहराई है ये ऐसे बढ़ गई, ये बढ़ गई और अब पानी का लेवल यहाँ पहुंच गया। तो क्या होगा, जो कंट्रीज हैं वो पानी में डूब जाएंगे, और पानी में जैसे ही डूब जाएंगे तो उनका अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा। इसीलिए जलवायु परिवर्तन से निपटने की लगातार कोशिश हो रही है कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं वो ना हो। एनवायरमेंटल फ्रेंडली चीजों को अपनाएंगे, क्लीनर पाथ को अपनाएंगे तो इतनी दिक्कत नहीं होगी। टू रिड्यूस एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स जीडीपी बाय 45%, ठीक है, 45% तक जो उत्सर्जन है, एमिशन है, उसको कम किया जाएगा। टारगेट्स रखे गए हैं। देखिए, कंफ्यूजन हो सकता है, बिल्कुल मैं मानती हूँ, इतने डाटा याद नहीं रहेंगे, लेकिन थोड़ा समझिए, आपको याद हो जाएगा। 2005 के स्तर पर, जैसे मैंने आपको बोला कि आप एमिशन कम करो, ठीक है, आपके घर में मान लीजिए कि इमेजिन करते हैं 10% एमिशन हो रहा है कार्बन का, मैं बोल रही हूँ कि आप 10% एमिशन में कम करिए। तो कम आप किस लेवल पर करोगे? किसी लेवल पर एमिशन कम करोगे ना। तो वो जो टारगेट लिया गया है, वो जो बेस ईयर लिया गया है, वो 2005 लिया गया है, क्योंकि 2005 से ऐसा माना जाता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में पीक आया है, बहुत ज्यादा जो इंडस्ट्रीज बनना शुरू हुए, बहुत सारे एमिशन यहाँ से स्टार्ट हुए। इसीलिए 2005 के लेवल में जो उस समय में जो एमिशन का लेवल था उससे हमें कम करना है। आप समझ रहे हैं? 2020 के लेवल से नहीं, 2022 के लेवल से नहीं, बिकॉज 2020 और 22 में तो बहुत ज्यादा एमिशन हो रहा है, उससे कम करेंगे तब भी कोई फायदा आपका नहीं होगा। इसलिए 2005 से जब आप कम करेंगे एमिशन को, तब जाकर ये कुछ फायदा हो पाएगा। 45% तक इस एमिशन को कम करना है ना, इसको टारगेट में रखा गया है, इसको प्लीज याद रखिएगा आप लोग। इसमें कुछ अगले जो गोल्स हैं वो क्या है, टू अचीव अबाउट 50% क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल कैपेसिटी। जैसा मैंने आपको बताया है कि जो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्स को इंस्टॉल किया जाएगा 2030 तक। जैसे जो जैविक ईंधन होते हैं ना, पेट्रोलियम है, डीजल, ये सारी चीजें, इससे जुड़े हुए जो भी एनर्जी रिसोर्सेज है उसको कम किया जाएगा। और जो नॉन फॉसिल फ्यूल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इन चीजों का इस्तेमाल करके या इथेनॉल वगैरह का इस्तेमाल करके जो बनाई जाती हैं एनर्जी रिसोर्सेज, उनको यूज करेंगे 2030 तक। 50% तक लेवल पे हम इसको लेके जाएंगे। ओके, पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़े। अगला जो पॉइंट इसमें लिया गया है वो क्या है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। ग्रीन क्लाइमेट फंड, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखिएगा, ग्रीन क्लाइमेट फंड, GCF, प्लीज रिमेंबर इट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन। एक इंटरनेशनल फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए ही फंड करता है। याद हो रहा है? एनवायरनमेंट को बचाने के लिए ही फंड करता है। निक्की नेहा क्या बोल रही है, कैसे करें? निक्की नेहा, आपका क्वेश्चन क्या है, क्लियर कीजिए उसको। सो ग्रीन क्लाइमेट फंड यहाँ पे फाइनेंस कर रहा है, किस बात के लिए? ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए। इसमें क्या होगा, जैसे देखिए, अब कोई देश है, गरीब है,
वहां पे भी कार्बन का एमिशन हो रहा है। लेकिन बड़े बड़े जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अमेरिका, यूरोप के कंट्रीज, क्या वहां से टेक्नोलॉजी को मंगाया जा सकता है? वहां से टेक्नोलॉजी को मंगा करके दिया जा सकता है कि भाई आप अपने यहाँ पे टेक्नोलॉजी लीजिए और कार्बन का एमिशन कम कीजिए, हमें भी बचाइए और खुद को भी सुरक्षित रखिए। ठीक है, टू क्रिएट एन एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 बिलियन टन ऑफ CO2। कार्बन सिंक, सिंक क्या है ये? यहाँ पे पेड़ खूब सारे लगाएंगे, खूब सारे पेड़ पौधे लगाएंगे तो ये एक सिंक क्रिएट करेगा, एनवायरमेंट से कार्बन को खींच लेगा। आपको पता है ना कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो कार्बन को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, तो कार्बन को खींच लेंगे कार्बन सिंक में। इससे हमें क्या करना पड़ेगा? खूब सारे पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे, ट्री कवर, फॉरेस्ट कवर बनाना पड़ेगा 2030 तक। 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 को खींच लिया जाए। सोचिए कितना आपको पेड़ लगाना है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप भी कुछ कंट्रीब्यूट करें तो अपने घर के आसपास पेड़ पौधे लगाइए। अगर कोई पेड़ पौधे लगा रहा है तो उसको सुरक्षित कीजिए, ये आपकी भी ड्यूटी बनती है। सब कुछ सरकार की जिम्मेदारी ही नहीं है। आगे के भी कुछ और पॉइंट्स हैं जो इसमें गोल्स में रखे गए हैं ना, 8 गोल्स में, इसको आप नोट कर लीजिए। 8 गोल्स, इसमें पूरा भी लिख सकते हैं, बट आपको मेजर चीजें याद रखनी है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम किया जाएगा, फंड्स इकट्ठे किए जाएंगे, पैसे आएंगे तभी तो काम होगा। जो 10 ट्रिलियन US डॉलर का जो रखा गया है टारगेट, पैसे जब तक नहीं आएंगे तो कैसे काम चलेगा? तो अब यहाँ पे अच्छा, निक्की ने पूछा है कि 2005 से कैसे पोल्यूशन कम करेंगे। बेटा यही सब तो बता रही हूँ, पोल्यूशन कैसे कम करेंगे। देखो जैसे अभी खूब सारी गाड़ियां रोड पर चल रही हैं, किससे चल रही हैं? पेट्रोल से चल रही हैं, डीजल से चल रही हैं। तो धीरे धीरे हम, अभी आपने न्यूज वगैरह भी सुना होगा कि पुरानी गाड़ियों को हटाया जा रहा है। तो हम क्या करेंगे? गाड़ियों में इलेक्ट्रिक व्हीकल को ले आएंगे जो इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी। तो जब कोई गाड़ी पेट्रोलियम ईंधन से नहीं चलेगी तो वो धुआं नहीं करेगी ना, वो कार्बन एमिट नहीं करेगी, कम करेगी, और इससे हम प्रोटेक्शन कर पाएंगे। दूसरा, खूब सारे पेड़ पौधे लगाएंगे कि इंडस्ट्री वगैरह से निकलने वाले जो कार्बन है उसको हम खींच सकें, है ना, उससे हम कम कर सकें। उसके बाद अपने घरों में ऐसी टेक्नोलॉजी लगाएंगे जो कि एमिशन कम करता हो कार्बन का। जैसे कि AC वगैरह जो आप लगाते हो उसमें आप 5 स्टार AC का यूज करेंगे, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे। तो इन सब चीजों से हम क्या कर पाएंगे? एमिशन को कम कर पाएंगे। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा सभी को। अब देखिए, अब जब हम एनवायरनमेंट पे डिस्कस कर ही रहे हैं तो पंचामृत प्लेज को भी एक बार रिवाइज कर लें। अभी याद होगा ना, COP26 हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने पंचामृत प्लेज को लिया था, है ना, पंचामृत प्रतिज्ञा। तो इसमें क्या है? पंचामृत में 5 बातें मोदी जी ने कही थी। 2030 तक 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी को बना लेंगे। ठीक है, गैर जीवाश्म ऊर्जा जो भी है उसमें 500 गीगावाट 2030 तक का टारगेट रट लीजिए। 2030 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी। 50% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी 2030। अब रीन्यूएबल एनर्जी को क्रिएट कर लेंगे 50% तक, सौर, सोलर एनर्जी, जो विंड एनर्जी होती है, इन सबको। ठीक है, रिडक्शन ऑफ टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन ऑफ 1 बिलियन टन फ्रॉम नाउ टू 2030। 2030 तक हम क्या करेंगे? कार्बन के एमिशन को कम कर लेंगे, 1 बिलियन टन तक रिड्यूस कर लेंगे। मतलब हम कई सारे ऐसे पैतरे अपनाएंगे कि हम 1 बिलियन टन कार्बन एमिशन को कम कर लेंगे। रिडक्शन ऑफ द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इकोनॉमी 45% बाय 2030 ओवर 2005 लेवल। जो मैंने अभी आपको बताया कि जो अर्थव्यवस्था में, क्योंकि हमारे यहाँ पे जब डेवलपमेंट होता है, इंडस्ट्रीज खुलते हैं तो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट भी करते हैं वो। अब उनको ध्यान में रखते हुए हम रिडक्शन करेंगे 45% तक। एंड टारगेट ऑफ नेट जीरो एमिशन बाय 2070 और 2070 तक जो मैंने आपको बताया उसमें हम नेट जीरो एमिशन पर चले जाएंगे और 10.1 ट्रिलियन डॉलर का इस्तेमाल करना पड़ेगा उसके लिए हमें। आगे बढ़िए, अगला जो न्यूज है वो है आश्वासन कैंपेन। आश्वासन कैंपेन किससे जुड़ा हुआ है? आपको याद है एक दिन मैं डिस्कस करी थी निक्षय योजना के बारे में, तो वो किससे संबंधित था? टीबी से, ट्यूबरक्लोसिस से। आश्वासन कैंपेन भी टीबी से जुड़ा हुआ है, लेकिन याद रखिए 174 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट जो जिला है जहाँ पे ट्राइबल लोग रहते हैं उसमें
174 जो आदिवासी जिले हैं वहां पर हर घर जाकर के, डोर टू डोर जाकर के 68,000 विलेज, 68,000 गांवों का सर्वेक्षण किया जाएगा। देखा जाएगा कहीं वहां किसी को टीबी तो नहीं है, अगर टीबी है तो उसका क्या निदान है वो सब उनको बताया जाएगा। सोचिए, एक बहुत बड़ा पहल है आश्वासन कैंपेन टीबी की रोकथाम के लिए। ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में याद रखिए 3 करोड़ लोगों को इसमें शामिल किया गया है, मतलब 3 करोड़ लोगों को स्क्रीनिंग किया जाएगा, जांच किया जाएगा, देखा जाएगा। इस कैंपेन में अब देखिए, इतने बड़े कैंपेन में सिर्फ एक एजेंसी तो नहीं होगी, कई सारे लोग मिलकर के काम करेंगे। तो ट्राइबल अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री होगी, USAID इसमें है, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, और टेक्निकल पार्टनर के तौर पर पिरामल स्वास्थ्य, ये मिल करके पार्टनरशिप में यहाँ पे पूरा काम इंप्लीमेंट करेंगे। इसको लिख लीजिए, तीनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन समथिंग इन न्यूज रिलेटेड टू 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का नाम अभी मैंने आपको बताया। अब यहाँ आपको बताना है कि ये किससे संबंधित है। क्या ये एक प्लेज है जो यूरोपियन देशों ने लिया है रिफ्यूजी को रिहेबिलिटेट करने के लिए, जो बाहर से शरणार्थी आते हैं उनको अपने यहाँ शरण देने के लिए ये प्लेज लिया है, या फिर ये जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया के देशों द्वारा एक कार्य योजना है, या फिर ये एक एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की स्थापना है, या जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है गोल्स उसको अचीव करने का एक एक्शन प्लान है। तो अब आप इजीली गेस कर पाएंगे कि ये एक एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब आपको बी और डी में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन चूंकि अभी हमने डिस्कस किया है तुरंत, तो इसलिए आप आंसर बता पाएंगे कि इसका आंसर बी ही होगा, बिकॉज जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए ही एक प्लान ऑफ एक्शन लिया गया है। ठीक है, अगला न्यूज है विष्णुगढ़ पीपला कोटी। क्वेश्चन आएगा, विष्णुगढ़ पीपला कोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहां पर उपस्थित है? याद रखिएगा उत्तराखंड में उपस्थित है। हार्ट विलेज चमोली डिस्ट्रिक्ट, सुना है आपने चमोली डिस्ट्रिक्ट का नाम। उत्तराखंड में विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मौजूद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले प्रीलिम्स के लिए, इसीलिए अब यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो वर्ल्ड बैंक का भी है, इसलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। 2011 में ये प्रोजेक्ट आया था, 2011 में वर्ल्ड बैंक ने इसको फंड किया और 2023 में इसके कंप्लीट होने की संभावना है। ठीक है, सो इट इज बीइंग बिल्ट ऑन द टेहरी हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो ये गंगा की ट्रिब्यूटरी अलकनंदा रिवर पर है। कहाँ पर? उत्तराखंड में विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। तो आज के इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच। अंकुश ने आंसर डी दिया है, बट अंकुश अब समझ में आ गया होगा कि आपको आंसर बी होगा। ठीक है ना, कंफ्यूजन 2 जगह पे हो सकता था, बट आंसर मोस्ट करेक्ट बी ही था, बिकॉज हमने अभी डिस्कस भी किया था। तो सभी लोग जो भी नए व्यूअर्स हैं वो प्लीज मुझे 9 बजे डेली ज्वाइन कर लिया कीजिए। यूट्यूब पर डेली डिस्कशन होता है, लाइव डिस्कशन होता है। आपको जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो जो भी लोग मुझे यूट्यूब पे सुन रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से PDF ले सकते हैं, बाकी क्लास के बच्चों को भेज दिया जाता है। तो आज लेता ही, थैंक यू। कैसा लगा कमेंट करते हुए जाइए, लाइक करिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।